जापान अगले 5 सालों में अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को 315 बिलियन डॉलर तक लेके जाएगा, जो कि इसकी जीडीपी का तकरीबन 2% बनेगा। ये वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान के अंदर होने वाला सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप है। इसके बाद जापान ने अपनी फर्स्ट मिलिट्री स्ट्रेटजी का भी ऐलान किया है और इन तमाम चीज़ों के अलावा जापान पूरी दुनिया से मिसाइल्स, व्हीकल्स और फाइटर जेट्स बाय कर रहा है, जिससे इस तरह 2027 में जापान का मिलिट्री गोल ये है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी मिलिट्री बिल्डअप कर ले। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पैसिफिस्ट कंट्री जिसके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि ये मुल्क कभी भी अपनी मिलिट्री को इस्तेमाल नहीं करेगा या उसको बिल्डअप नहीं करेगा, वो क्यों मिलिट्री बिल्डअप की तरफ गया? क्या इसके पीछे इंपीरियल गोल्स हैं? जिस तरह वर्ल्ड वार 2 से पहले जापान ने चाइना, रशिया, इवन इंडिया, बर्मा और बाकी एशियन कंट्रीज़ के ऊपर कब्ज़ा किया, वहाँ पे लोगों का, बच्चों का और आम लोगों की ज़िंदगी को अजीरन बनाया, लाखों हज़ारों की तादाद में लोगों को मारा, जैसा कि मैसेकर्स हुए। इसके अलावा अपनी इंपीरियल गोल को सेटिस्फाई करने के लिए लाखों लोगों की बलि चढ़ाई। Now, Japan's government has approved a major defense policy overhaul. Japan is arming itself at an unprecedented rate. Now, Japan has unveiled plans for its biggest military build-up since World War II. क्या इसके पीछे चाइना का राइज या यूक्रेन रशिया वार हो सकती है? आज की पॉइंट ऑफ ऑर्डर की वीडियो में हम ये सारे सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ तक कंटेंट देख चुके हैं तो इससे मुराद यही है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, इसलिए आप मेरे वीडियो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बगैर आगे ना देखिएगा। सबसे पहले अगर हम जापान की हिस्ट्री देखते हैं तो जापान जैसे ही इंपीरियल पावर बना और 20वीं सदी के अंदर अपने इंपीरियल गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए इसने चाइना पे कब्ज़ा किया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया पे कब्ज़ा किया और आज के दौर के ताइवान, बर्मा और ऑस्ट्रेलिया, फिर इवन इंडिया के साथ भी इसकी जंग होती रही। इसने अपने इंपीरियल मिशंस के अंदर लाखों लोगों को कत्ल किया, बच्चों का और औरतों का रेप किया, लाशों के ढेर लगाए, इवन मीनार बनाए और ह्यूमन राइट वायलेशन इतनी एक्सट्रीम थी कि आज भी लिखने वालों के हाथ कांप जाते हैं। हिरोशिमा, नागासाकी के बाद जापान ने अपने इंपीरियल मिशन को ख़त्म कर दी और जापान ने जिस चीज़ को अडॉप्ट किया उसे योशिदा डॉक्ट्राइन कहा जाता है। योशिदा जापान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया कि हम मिलिट्री बिल्डअप नहीं करेंगे और उन्होंने ये कहा कि हम इकोनॉमिक बिल्डअप को इस्तेमाल करते हुए इकोनॉमी के ज़रिए पूरी दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे और पूरी दुनिया पे छाने की कोशिश करेंगे। इस तरफ आज भी देखें तो आपके घर में भी इस वक्त जापान की बनाई हुई काफ़ी अच्छा रहेंगी। इस वक्त जापान 5 बिलियन इकॉनमी है। अब एक सवाल उठता है कि जापान अपनी सिक्योरिटी को कैसे कवर अप कर रहा था। इसका जवाब यह है कि जापान ने यूएसए के साथ म्यूचुअल सिक्योरिटी डील साइन की थी, जिसके बाद किसी भी अटैक की शक्ल में जापान की सिक्योरिटी यूएसए के ज़िम्मे थी, इसलिए जापान ने कभी अपनी सिक्योरिटी को सीरियस नहीं ली। लेकिन जैसे 2012 में शिंजो अबे आते हैं तो अपनी मिलिट्री की तादाद 50,000 से बढ़ाकर 2,50,000 कर देते हैं। फिर उसके अलावा फाइटर जेट्स तैयार किए जाते हैं। फिर उसके अलावा अपनी मिलिट्री की कैपेबिलिटीज़ मज़ीद इंक्रीज़ की जाती हैं। क्वाड का ग्रुप बनाया जाता है। अब क्वाड के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिक्योरिटी डील्स भी साइन की जाती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जापान के लोग भी इस बात से खुश नहीं थे कि मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है और मिलिट्री के लिए स्पेंडिंग की जा रही थी। लेकिन वो लम्हा आ पहुँचा जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। वेट अ मिनट, सिर्फ रशिया का यूक्रेन के ऊपर हमला करना ही सिर्फ एक रीज़न नहीं थी, बल्कि उसके अलावा काफ़ी डिफरेंट रीज़न थी जिसकी वजह से जापान अपना मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। अगर आप सबसे बड़ी रीज़न इस वक्त देखते हैं तो वो चाइना है। जैसे ही चाइना ने अपने मसल फैलाए और अपनी इकोनॉमिक स्पेंडिंग को मिलिट्री स्पेंडिंग की तरफ लेके गया और अपने स्पेंडिंग को इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी बजटेड कंट्री बनाया, तो उसके बाद से जापान ने भी सोचा कि अगर चाइना मज़ीद राइज़ करता है और ताइवान को वापस लेने की कोशिश करता है तो उनको अपनी सिक्योरिटी मज़ीद देखनी चाहिए। फिर उसके बाद चाइना ने इंडिया को बुली करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बुली करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद साउथ कोरिया को बुली करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद यी चिंगपिंग ने अपने बयानात के अंदर ताइवान पर हमला करने की निशानदेही की। फिर उसके अलावा चाइना ने बहुत से मिसाइल्स फायर किए जो बिल्कुल जापान के ऊपर से गुजरे। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जापान में आहिस्ता आहिस्ता डर और खौफ पैदा हो गया कि चाइना कहीं इंपीरियल मिशन को कंप्लीट करने के लिए ताइवान के ऊपर हमला ना कर दे और पुरानी जो एट्रोसिटीज़ हैं उसका बदला लेने के लिए हमला कर दे। इसके अलावा सेंकाकू आइलैंड का मसला अभी भी चाइना और जापान को डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ लेके जा सकता है। अब हम दूसरी रीज़न देखते हैं, वो नॉर्थ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया ने काफ़ी मिसाइल्स फायर किए जो कि बिल्कुल जापान के ऊपर से होते हुए पैसिफिक ओशन में गिरे। अब इस तमाम को सामने रखते हुए जापान के अंदर अलार्म्स फैल गए और इवन लोगों ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता जापान को मिलिट्री स्पेंडिंग की तरफ लेके जाने के लिए। उसके अलावा जैसे ही रशिया ने अटैक किया और यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया और काफ़ी हद तक उनके इलाकों में कब्जा करना शुरू कर दिया, तो जापान के अंदर भी ये चीज़ शुरू हो गई। क्योंकि इससे पहले जो जापान की आर्मी थी वो सिर्फ अटैक को थोड़ा सा डिले करने की ताकत रखती थी, ना तो वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की कैपेसिटीज़ रखती थी और ना ही वो काउंटर अटैक की स्ट्रेटजीज रखती थी। अब काउंटर अटैक से मुराद ये होता है कि जब आपके ऊपर हमला हो जाए तो आप उनके ऊपर वापस हमला कर सकें, और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से मुराद ये होता है कि आपको पता चले कि एक जगह पे मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है
तो आप पहला अटैक उनके ऊपर कर सकें, और ये दोनों कैपेसिटीज़ जापान के पास नहीं हैं। फिर जापान ने ये एंटिसिपेट किया कि अगर यूक्रेन के पास ये दोनों कैपेसिटीज़ होती तो यूक्रेन आज वहाँ पे खड़ा ना होता और यूएसए की मेहरबानी पे ना होता। इसलिए उन्होंने अपना मिलिट्री बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया। रशिया जापान के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है कुरल आइलैंड को लेकर, जिसको अभी भी जापान क्लेम कर। सो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जापान ने अपना मिलिट्री बिल्डअप स्टार्ट कर दिया और योशिदा डॉक्ट्राइन को फॉर द टाइम बीइंग साइड पे रख दिया। और जापान ने रशिया के यूक्रेन के ऊपर अटैक के बाद ये डिसाइड किया है कि वो नेटो के प्रिंसिपल को सामने रखते हुए अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ाकर 2% ऑफ जीडीपी कर देगा। क्योंकि जापान ऑलरेडी $5 बिलियन की इकॉनमी है, तो उनकी 2% जो है वो तकरीबन 300 से 350 बिलियन के करीब बनता है। कि आगे आने वाले सालों में जापान अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को $315 बिलियन तक ले जाएगा, जो कि उस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी कंट्री होगा मिलिट्री स्पेंडिंग के हिसाब से। इसके बाद जापान ने रिसेंटली भी बहुत से मुआहिदे यूएसए के साथ और बाकी कंट्रीज़ के साथ डिफेंस स्पेंडिंग को लेके किए हैं। मिसाल के तौर पर जापान ने यूएसए के साथ एयर टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का भी मुआहिदा किया है। जापान यूके और फ्रांस के साथ मिलकर F6 तैयारा भी बना रहा है, जो कि 6th जनरेशन फाइटर जेट है। अलावा जापान काफ़ी जगह पर हाइपरसोनिक जेट तैयारे भी तैयार कर रहा है। और इन तमाम चीज़ों के अलावा रिसेंटली भी मिलिट्री के अंदर इंप्रूवमेंट की बातें हो रही हैं, जिसके अंदर ये बात सामने आई है कि मिलिट्री को नए सिरे से दोबारा बनाया जाएगा, दो कि सिर्फ इसको डिफेंस के लिए नहीं बल्कि अटैक के लिए भी तैयार रखेगा कि इन केस अगर कभी चाइना फ्रांस में ताइवान के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि चाइना डायरेक्टली जापान के साथ कन्फ्रंटेशन में आ जाए। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए जापान ने फैसला किया है कि वो अपनी मिलिट्री को रिवाइटलाइज करे। और वीडियो के इख्तिताम में मैं यही कहूँगा कि पीस इज़ नथिंग बट द बैलेंस। जैसे जैसे चाइना का राइज हुआ है और जैसे जैसे रशिया दोबारा अपने विंग जो है वो एक्सटेंड कर रहा है और मसल पुल कर रहा है, और काफ़ी जगह पर चाइना जापान को बोली करता भी नज़र आता है, तो इसलिए जापान भी चाहता है कि वो इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक बैलेंस बरकरार रखे। क्योंकि अगर वो बैलेंस बरकरार नहीं रखेगा तो चाइना किसी भी वक्त ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। इवन इफ़ कि वो ताइवान के ऊपर हमला नहीं भी करे, लेकिन जो रीजन के अंदर बुलिंग चल रही है उससे बचने के लिए भी जापान का एक अपनी मिलिट्री तैयार करना भी बहुत ज़रूरी है। और यूक्रेन वार ने एक बात तो सिखाई है कि यूएसए इंतहाई अनट्रस्टेबल एलाई है, जो किसी वक्त भी बैकडोर कर सकता है। क्योंकि यूक्रेन की मदद को ना तो नेटो आई है और ना ही यूएसए आई है, जिनकी वजह से यूक्रेन जो है वो बार बार आंखें दिखा रहा था रशिया को। और इसके अलावा ये भी बात है कि रीजन के अंदर इस वक्त मिलिट्री स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है और एशियन कंट्रीज़ भी इस वक्त मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करने जा रहे हैं, जिसका नुकसान अल्टीमेटली यहाँ की इकॉनमी को और यहाँ के लोगों को होने वाला है।